हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम लोग युगपत समीकरण क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक अवश्य कीजिए। आइए देखते हैं युगपत समीकरण के विषय में। तो पहले हम जान लें, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं x धन 3 बराबर 5। देखिए यह समीकरण है। क्यों समीकरण है? आपको बताया गया है कि समीकरण में बराबर का चिन्ह अवश्य होगा। यदि बराबर का चिन्ह नहीं है, केवल यही लिखा है x धन 3 धन 5, तो यह समीकरण नहीं है, यह व्यंजक है, पद है, बहुपद है। ठीक है, यानी समीकरण कब होगा? जब बराबर का चिन्ह लगा होगा। बराबर के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में कुछ न कुछ लिखा होगा। अगर कुछ नहीं दाएं पक्ष में है तो शून्य अवश्य होगा। ठीक है, अब आप जान गए समीकरण की परिभाषा भी आपको बताई गई होगी। दो चर या अचर राशियों में या व्यंजकों में समानता का संबंध हो या समानता सूचक शब्द लगा हो तो समीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक चर का रहना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसको रैखिक समीकरण क्यों कहा गया ये भी आप जानते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का घात अधिकतम 1 हो वह क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। ठीक है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक, अब यदि इस तरह से लिख दें हम 2x प्लस 3y बराबर 13, यह भी रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 है। देखिए यह एक पद है, यह एक पद है। इस पद में चर x है, इसका अधिकतम घात 1 है। इस पद में चर y है, इसमें अधिकतम घात 1 है। ठीक है, इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं। इसमें कितने चर हैं? 1 चर हैं। यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसा है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। देख लिए ना, यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, यह 1 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आपको पढ़ना युगपत समीकरण। युगपत का अर्थ होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। युगपत का अर्थ होता है साथ साथ। ऐसे समीकरण जो साथ साथ हों। अब एक समीकरण अगर और लिख दिया जाए, जैसे लिख दे रहे हैं हम 3x प्लस y बराबर 9। देखिए 2 समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कहेंगे? युगपत समीकरण। क्या कहेंगे? युगपत समीकरण। ठीक है, अब आप देखिए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y माइनस 9 बराबर 0। दोनों चीज़ एक ही है। देखिए यह और यह एक ही चीज़ है।
दो समीकरण हो गए ना। तो किसी न किसी को एक मानना है, किसी को दो मानना है। इसको अगर हम एक मान ले रहे हैं, इसको हम दो मान ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण एक है या समीकरण दो है। अब देखिए दोनों में चर यक्स है, यक्स चर यहाँ है, यक्स चर यहाँ है। देखिए पहले समीकरण में चर यक्स का गुणांक 2 है, दूसरे समीकरण में चर यक्स का गुणांक 3 है। पहले समीकरण में चर y का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में चर y का गुणांक 1 है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए यक्स का गुणांक तो तुरंत आपके दिल में शंका होगा कि पहले समीकरण में यक्स का गुणांक है कि दूसरे समीकरण में यक्स का गुणांक है, ठीक। इसलिए इस दोनों को एक मानक समीकरण के रूप में लिखते हैं। वह मानक समीकरण है, देखिए इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यह 1 1 1 क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह समीकरण एक है, एक का यह प्रतीक है, समीकरण एक। a1 का मतलब है समीकरण एक में x का गुणांक, b1 का मतलब है समीकरण एक में y का गुणांक, और c1 का मतलब है समीकरण एक में अचर पद, ठीक। इसी तरह से इसको लिख देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह समीकरण 2 है। यह 2 क्या बताता है? समीकरण 2 में x का गुणांक। b2 क्या बताता है? समीकरण 2 में y का गुणांक। और c2 क्या बताता है? समीकरण 2 में अचर पद, ठीक है। अब आपको परिभाषा बनानी है, युगपत समीकरण किसे कहते हैं। युगपत समीकरण की आपको परिभाषा बतानी है। तो आप युगपत समीकरण की परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? दो चर वाले, क्या लिखेंगे? दो चर वाले ऐसे रैखिक समीकरण, ध्यान लिख लीजिए। अच्छा, इसको मिटा दें। युगपत समीकरण की परिभाषा लिखना है, दो चर वाले, दो अज्ञात चर वाले से लिखिए, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण जैसे लिख दें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 क्या कहलाते हैं? को युगपत समीकरण कहते हैं। दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को युगपत समीकरण कहते हैं। लेकिन एक शर्त है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 न हो, ध्यान रखिएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 न हो। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। x प्लस y बराबर 5, ठीक। और एक है
2x ऋण y बराबर 5 मान लीजिए। यहाँ 4 लिखिए। ठीक, अब दूसरा समीकरण देख रहे हैं 2x धन 2y बराबर 10। देखिए लिख दिए समीकरण। अब ये दोनों समीकरण हैं। देखिए अगर x का मान है हम 3 रख देते हैं, x का मान अगर 3 रखते हैं और y का मान 2 रखते हैं तो 5 हो रहा है। अगर यही मान यहाँ रख दें हम, x का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और y का मान 2 रखें, 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। और यहाँ देखिए x का मान अगर यहाँ हम 3 रखते हैं, x का मान 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 धन इसका मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 बराबर 10 आ गया। ठीक है, अब इसमें एकाक मान और दूसरा रख देते हैं। x का मान यहाँ हम 4 रख देते हैं और इसका मान 1 रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मान 4, 4 1 5 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 और धन 2 बराबर हो गया 10। देखिए x का मान 3 और 4, 2 और 1 दोनों रखने पर यह बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो रहा, संतुष्ट हो रहा है। अब जरा 4 का मान इसमें रखेंगे, x बराबर 4 इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, और क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 बराबर हो गया 7। देखिए यह नहीं होगा, यह इसके बराबर नहीं है। देख रहे हैं यह 7 आ रहा है जबकि आना चाहिए 4 न, यह हल नहीं हो रहा है। तो यही है। अब देखिए यही समीकरण लिखा था x + y, और यही लिखा था ना समीकरण। यहाँ a1 बराबर क्या है, 1 है, b1 बराबर क्या है, 1 है, और यहाँ देखिए a2 बराबर क्या है, 2 है, और b2 बराबर क्या है, ऋण 1 है। अब ज़रा देखिए a1 बटे a2 बराबर होगा 1/2, और b1 बटे b2 बराबर होगा 1/1, यानी होगा ऋण 1। अब देखिए यहाँ है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। कहने का मतलब है कि किसी x y के निश्चित मान के लिए यदि दूसरा समीकरण भी संतुष्ट हो जाता है तो वह समीकरण का हल कहलाता है। अब ज़रा इसमें देखिए a1 बराबर a2 बराबर क्या है, 1/2 है, और इसमें देखिए क्या है, यहाँ इससे देखिए 1/2 हो गया। फिर b1 बटे b2 बराबर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये दोनों बराबर हो गए, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होगा। तो इसका अनंत हल होगा, अनेकों हल होंगे। ठीक है, अनेकों हल होंगे। इसलिए यह युगपत समीकरण कब कहा जाएगा, जब a1 बटे a2 बराबर न हो b1 बटे b2 के। ठीक है, इसको और विस्तृत से आप आगे देखेंगे तो 60 में बता दिया गया। अब जान लीजिए यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यदि ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों समीकरण एक ही होगा, केवल उसके लिखने का रूप बदला होगा। जैसे यही लिखा गया था x + y बराबर 5,
अगर इसमें 2 का गुणा कर दें दोनों पक्ष में तो हो जाएगा 2x + 2y = 10। चीज़ वही है, अगर इसमें 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x + y = 2 × 5 होगा, वही ना। ठीक है, अब आप युगपत समीकरण क्या होता है समझ लिए होंगे। एक बार परिभाषा फिर सुन लीजिए। 2 अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण जैसे a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 को युगपत समीकरण कहते हैं। यदि a1/a2 बराबर न हो b1/b2 के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यही समीकरण दिया है 2x + 3y = 13 है मान लीजिए। अगर पूछ दे x का मान आप ज्ञात कीजिए y के पदों में, x का मान किसके पदों में, y के पदों में, तो क्या लिखेंगे, जिसका मान पूछा है उसको बाईं तरफ लिखिए, 2x को यहाँ लिख लीजिए, बराबर का चिन्ह लगाकर जो दाहिने पक्ष में उसको उसी तरह लिखिए। अब बाएं से दाएं जो जाता है चिन्ह बदल जाता है, यहाँ धन 3y उधर जाकर हो जाएगा ऋण 3y। देखिए x का मान पूछा है, अब x का गुणांक यहाँ 2 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 ऋण 3y/2। ठीक है, अगर पूछ दे y का मान x के पदों में तब क्या करेंगे, जिसका मान पूछा है उसको बाईं तरफ लिखिए। अब 3y यहाँ हो गया, 13 दाहिनी तरफ है, 2x उधर चला जाएगा -2x। अब y का गुणांक 3 है, जाएगा उधर भाग लग जाएगा, y बराबर हो जाएगा 13 - 2x/3। ठीक है, अब इसी तरह से सवाल में पूछेगा, समीकरण दिया रहेगा, x का मान y के पदों में बताइए या y का मान x के पदों में बताइए। अब आइए देखते हैं समीकरण हल करने की विधियाँ। ठीक है, अब आप सोचेंगे इस समीकरण का हल क्या होता है, तो ये भी सुन लीजिए। 2 समीकरण दिए हैं, x + y बराबर मान लीजिए 8 है, यहाँ कुछ भी है, x - y बराबर मान लीजिए 3 है, कुछ है, तो समीकरण का हल क्या होता है, कैसे करेंगे, x और y के वे मान, x और y के वे मान जो पहले समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यदि वही मान दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे तो वे मान समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, लिख दें, याद कर लीजिए। पहले समीकरण में x और y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यदि वही मान समीकरण 2 को भी संतुष्ट करते हैं तो वे मान समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा। अब समीकरण हल करने की विधियाँ, चलिए देखते हैं। पहला विधि है सारणी विधि। सारणी विधि इसी को कहते हैं 73-72 विधि। 73-72 विधि इसी को कहते हैं अनुमान विधि, यह देहाती भाषा में है। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है विलोपन विधि। और चौथा है वज्र गुणन विधि। चौथा है वज्र गुणन विधि। अब पहला है सारणी विधि,
या 73-72 विधि बहुत या उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसको नहीं बताया जाएगा, समय अनावश्यक खर्च होगा। अब दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यहीं से शुरू कर रहे हैं। चलिए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। चलिए समीकरण दे रहे हैं x प्लस वाई बराबर 5, x ऋण वाई बराबर 1। आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। अब दो समीकरण दिया है, इसमें किसी को 1 मान लीजिए, किसी को 2 मान लीजिए। अब इसको हम 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला काम कीजिए, आप समीकरण 1 को पकड़िए। 1 क्या है? यही है ना, x का मान या y का मान आप निकालिए। x का मान निकालना पहले। चलिए समीकरण 1 से x का मान y के पदों में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से x का मान y के पदों में लिखने पर तब x बराबर हो जाएगा 5 माइनस y। हो गया ना। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? x बराबर 5 माइनस y समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जहाँ x है वहाँ 5 माइनस y लिखा जाएगा। समीकरण 1 यही, समीकरण 2 में x यही ना है, तो x की जगह क्या लिखा जाएगा? 5 माइनस y, फिर माइनस y बराबर 1। अब इसको हटा दीजिए तो हो जाएगा 5 माइनस y बराबर 1। ठीक, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2y बराबर 1। 5 जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर 1 ऋण 5 बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 4। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 4 बटे ऋण 2। ऋण ऋण का भागफल धन होता है, बराबर हो जाएगा 2। अब इस y का मान 1 में रखिए या 2 में रखिए। देखिए समीकरण 2 में आप रखें ज़्यादा अच्छा होगा, 1 में रखिए। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में रख दीजिए, क्या है? x प्लस y बराबर है 2 बराबर 5, तो हो जाएगा x बराबर 5 ऋण 2 बराबर 3। अब उत्तर क्या हो जाएगा? x बराबर 3 y बराबर 2। यही उत्तर हो गया। अब आप उत्तर की जांच कर लीजिए। कैसे जांच करेंगे? अब समीकरण 1 के बाएं पक्ष में देखिए, समीकरण 1 में x बराबर 3 y बराबर 2 रखने पर। अब यहाँ लिख दीजिए बायां पक्ष क्या है? 3 धन 2 बराबर 5 बराबर दायां पक्ष। अब 2 में रख कर देख लीजिए, x ऋण y बराबर हो जाएगा 3 ऋण 2 बराबर 1 बराबर दायां पक्ष। अतः उत्तर सही है। आपको समझ में आ गया होगा। अब अभ्यास लीजिए और घर पर करिए। अगले वीडियो में फिर अगला नियम बताया जाए। हाँ देखिए, यही प्रश्न है 3 ठो, आप हल करिएगा, सवाल आ जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बटे में है, किसका मान पूछ रहा है? y का मान x के पदों में, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे 2y बराबर 4 ऋण 2x होगा। यहाँ नीचे 2 है, उधर जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसमें बराबर 0 है, इस अचर पद को उस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा? धन 16।
उधर जाकर क्या हो जाएगा, धन 1। इसके बाद जैसे हल करते हैं वैसे हल करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।